मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि मोहन सिंह, पिंक्योर पब्लिक स्कूल रायबरेली। इंटरमीडिएट फिजिक्स चैप्टर सेकंड गॉस थ्योरम आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और बेसिक देखने की कोशिश करिएगा। चैप्टर सेकंड आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक छोटी सी आर्टिकल देखेंगे जिसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है जरा देखिएगा इसको समझने का। बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। मैं आपको ध्यान दिला दूं, जरा डायरेक्शंस देखिएगा। सपोज करो कि इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ से ऐसे आ रही हैं, ठीक इस तरह से इलेक्ट्रिकल लाइंस आ रही हैं। और सपोज करो कि मैं एक सरफेस जो है सेलेक्ट करता हूं। आप देखिएगा, कोशिश करके समझिएगा इसे कि कोई सरफेस अगर इस तरह से हो और इलेक्ट्रिकल लाइंस अगर इस तरह से इसमें पास आउट हो रही हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट होंगी। और अगर हम ऐसे कर देते हैं, इसे इस तरह से कर देते हैं, तो इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कम पास होती हैं। तो आप देखिए, जब इसका सरफेस, इसका जो पृष्ठ है, ये वैद्युत बल रेखाओं के जब लंबवत होता है तो ऐसी स्थिति में वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा पास आउट होती हैं। लेकिन अगर इसी सरफेस को हम समांतर कर देते हैं इस तरह से, तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं सब इस तरह से निकल जाती हैं, पास आउट नहीं होती। तो दो लाइनों में इसको हम क्लियर करते हैं कि अगर कोई पृष्ठ जो है वो वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उस समय इस पर वैद्युत बल रेखाएं सबसे ज्यादा जाती हैं। और अगर ये समांतर हो जाता है तो इस पर वैद्युत बल रेखाएं कम जाती हैं। वैद्युत फ्लक्स को बहुत सरलता से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से। वैद्युत फ्लक्स का सेंस ये होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, याद रखिएगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करती है। यानी शॉर्टकट में अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ से इस तरह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या शॉर्टकट में लिखा है, यही वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करती है। और एक बात और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर अगर हम कोई अभिलंब खींचे, जरा देखिए ये पृष्ठ है आपके सामने ऐसे, अगर पृष्ठ पर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब यूं आएगा। तो इसको अभिलंब का इसमें क्या रोल है वो आप जरा देखिएगा एक डायग्राम से। ये देखिए, एक सरफेस में बना रहा हूं, यहाँ पे एक पृष्ठ बन रहा है, ये इस तरह से मैंने एक पृष्ठ बनाया। अब इस पर एक मैं अभिलंब खींच रहा हूँ, तो अभिलंब देखिए किस तरह से खींचा जाता है। देखिए एक अभिलंब हो गया। इस अभिलंब को कोई मैं नाम दे रहा हूं, जैसे MN। सपोज करिए कि एक वैद्युत क्षेत्र इस तरह से, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सुविधा के लिए मैं ले रहा हूँ। तो याद रखिए, अभिलंब जो देख रहे हो आप लोग, नॉर्मल जो देख रहे हो, ये नॉर्मल MN डैश है, अभिलंब है। और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से सपोज करिए कि ये थीटा कोण बना रहा है। तो आप जरा देखिए पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए जरा, पृष्ठ, और अगर इसे हम थोड़ा ऐसे ले लें, एक छोटा सा पार्ट, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी में से कोई छोटा सा पृष्ठ पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसको ds कहा जाता है। ये ds वेक्टर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो जरा देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को d5 से लिखते हैं अल्प को, और ये होता है E डॉट ds। अब जरा देखिएगा, d5 इज इक्वल टू, इसको हम कहेंगे E ds cos थीटा, जहां थीटा जो है, मैं आपको याद दिला दूं फिर, थीटा जो है पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, ये देखिए जरा, ये पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का कोण है। तो इसमें आप चीज देखिएगा
कि ये तो अल्पांश लिया मैंने। अल्पांश को इस तरह से चित्र में दिखाते हैं, आप जरा देख लीजिए। जैसे एक पृष्ठ मैंने लिया, ये अल्पांश हो गया, ये छोटा सा, इसी का कोई छोटा सा भाग लिया मैंने, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये देखिए ऐसे ds ये, और वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए ऐसे है ये, तो ये एंगल जो है आपका थीटा, ये पृष्ठ हो गया। तो ये अल्पांश हो गया। तो आता है अगर पूरे से निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो आपका आएगा उसको हम लिखेंगे फाई। ऐसे पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, हिंदी में पृष्ठीय समाकलन कहलाता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। वैल्यू अगर रखना चाहो तो ये सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई की जगह पर आप रख सकते हो ई डी एस और ये cos थीटा। इस यूनिट निकाल लीजिए वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स की यूनिट क्या आएगी? ई देखिए, ई की एक यूनिट ये भी होती है न्यूटन प्रति कूलम, आपने पढ़ा होगा, और क्षेत्रफल का तो आप जानते ही हो मीटर स्क्वायर होता है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बीमीय सूत्र भी आप आसानी से निकाल सकते हो तोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए ये एक अदिश राशि है, यह जानना बहुत जरूरी है। ये कैसी राशि है बोलो? अदिश, यानी ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदिश राशियों के बारे में मैंने पहले बताया है कि ये सिंबल सही चलती हैं। तो इस तरह से ये जो है वैद्युत फ्लक्स हो गया। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करती है। और सारा मैटर आप देखिए कोण के ऊपर है। आप देखिए, अब आपको मैं ऐसे ओरल बताए दे रहा हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में cos 0 का मान 1 होता है, मैक्सिमम होता है, वैद्युत फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा। इसी तरह से अगर थीटा 90 हो जाए तो वैद्युत फ्लक्स जो है न्यूनतम हो जाएगा। फिर मैं आपको कंफर्म कर दूं एक बात, आप देखिएगा जरा सा, मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ। सपोज करिए कैसे एंगल पहचानोगे, सपोज करो कि ये पृष्ठ है इस तरह से, और वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस तरह आ रही है ऐसे, तो यूं वैद्युत बल रेखाएं आएंगे तो देखिएगा ये पृष्ठ जो है ये लंबवत है वैद्युत बल रेखाएं। अगर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आती है लंबवत है तो कोण कैसे पता करो? तो उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि इस पर एक अभिलंब खींचो, इस पृष्ठ पर अभिलंब ऐसे जाएगा, यूं देखिए ऐसे जाएगा, और वैद्युत बल रेखाएं भी देखिए ऐसे ही जा रही हैं। इसका मतलब इस समय थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो याद रखिएगा जब पृष्ठ लंबवत होता है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है ये, और जब 0 डिग्री होती है तो फ्लक्स अधिकतम होता है। तो इस समय ऐसे में वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कर दूं और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आए तो आप देखो थीटा कितना होगा। थीटा आप देखिए ये अभिलंब हो गया इस पर, और ये देखिए वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये अभिलंब हो गया, कोण 90 डिग्री हो गया। कोण अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वैद्युत फ्लक्स जो है 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई पृष्ठ जब वैद्युत फ्लक्स बल रेखाओं के लंबवत होता है तो उस समय जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो अधिकतम होता है, और दूसरी कंडीशन में जब ये समांतर होता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो है 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत आसानी से वैद्युत फ्लक्स समझ सकते हैं। अब मैं आपको जो है गॉस थ्योरम पे ध्यान दिलाऊंगा कि गॉस थ्योरम जो है क्या होती है। तो गॉस थ्योरम के लिए जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। गॉस थ्योरम के लिए जरा चलते हैं आगे। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैद्युत फ्लक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम मैंने हेडिंग डाली है, गॉस प्रमेय, इस तरह से गॉस थ्योरम सिस्टम से चलिएगा बिल्कुल। गॉस प्रमेय में सबसे पहले आते हैं इसमें कथन क्या है इसका, ये स्टेटमेंट इसे कहेंगे। स्टेटमेंट है क्या, समझिएगा स्टेटमेंट को, बहुत ही आसान है। कोई ये देखे मैंने पृष्ठ ले लिया इस तरह से, ये अब इस पृष्ठ के अंदर जो है कोई आवेश मैंने रख दिया और इस आवेश को मैंने माना प्लस क्यू। गौर करिएगा प्लस क्यू, ये स्थिर आवेश हो गया, बिंदु आवेश। और इस पृष्ठ को कई छोटे छोटे पृष्ठों में बटा हुआ मान सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लेता हूँ, आप देखिएगा छोटा सा पृष्ठ, ये देखिए छोटा सा पृष्ठ लिया मैंने। ये इस छोटे से पृष्ठ को मैंने पहले ही बताया है कि इसको ds मानते हैं। और ये देखिए प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण यहाँ पर अगर जो पॉइंट में लूंगा P माना मैंने, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है आपको पता है प्लस के कारण बाहर की ओर होती है, तो ये हो गई।
पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच दो, अभिलंब ये हो गया, नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल और इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र में जो कोण है उसको मैंने मान लिया थीटा। तो इस अल्पांश से आप जरा देखिएगा इस सिस्टम को हम कैसे बनाएंगे। कथन क्या है जरा देखिए, इसमें जो पृष्ठ है आप देख सकते हो कि किसी पृष्ठ से बद्ध, किसी पृष्ठ से बद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स है आपका, कुल वैद्युत फ्लक्स, ये गॉस थ्योरम कहती है, गॉस थ्योरम का तरीका है कि जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है यानी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जिसे कहते हो पूरे पृष्ठ से, हमें प्रूफ करना है ये होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के, जहां क्यू क्या है ध्यान रखिएगा, ये पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश है, कुल आवेश है, एक से ज्यादा आवेश हो सकते हैं तो ये क्यू कुल आवेश है। तो कह सकते हो कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। याद रखिएगा कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। ये मुझे प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ के लिए गॉस थ्योरम में आते हैं, जरा देखिए प्रूफ बहुत सरल है। प्रूफ के लिए देखिए एक डायग्राम आपके पास है, डायग्राम में मैंने एक अल्पांश ले रखा है, देखिए इस अल्पांश को हम लोग मानते हैं डीएस, डीएस वेक्टर में लिखा जाता है। एरिया जब बहुत छोटा लिया जाता है तो उसे वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करनी पड़ती है, जबकि एरिया आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये थीटा जो है मैंने एंगल ले लिया। अब जरा देखिए ये जो डिस्टेंस में सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको स्मॉल आर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए एक सॉलिड एंगल बनता है जिसको हम लोग घन कोण कहते हैं। तो ये देखिए ये जो सरफेस आपका है, ये चार्ज जो यहाँ पर रखे हो पॉइंट ओ पर, इस पर एक घन कोण बनाता है। तो ये घन कोण जो होता है इसको हम लोग सपोज करते हैं डी ओमेगा से। तो घन कोण पहले मैं लिखता हूँ कि कितना बना हुआ है। तो देखिए जरा अल्पांश डी एस सरफेस जो आपका है द्वारा बिंदु जो भी आप ले रहे हो ओ पर अंतरित घन कोण, जिसे आप सॉलिड एंगल कहते हो। घन कोण का एक फार्मूला है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए ये होता है डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। थीटा डायग्राम में आप देख सकते हो अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। आर जो है वो बिंदु आवेश से लेकर के पॉइंट पी तक की वो डिस्टेंस है, ठीक। और डीएस जो है वो छोटा सा एरिया है जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो ये आपका घन कोण हो गया छोटा सा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम्ब लॉ से हम निकाल लेते हैं बिंदु पी पर। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरा देखिए, ये कूलाम्ब लॉ ये है बहुत सरल सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम का परावैद्युतांक है, पढ़ाया गया है। ये पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। ये इक्वेशन बन गया आपका सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब मैं आपको फ्लक्स दिखाता हूं जो मैंने अभी पढ़ाया था। तो अब पहले अल्पांश लीजिए। तो अल्पांश ये जो डीएस है, डीएस को मैंने एरिया से लिखा है, से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स। तो पहले आप अल्प वैद्युत फ्लक्स निकालो, डी फाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा था ना, ई डॉट डी एस, ये इसका फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। इसका इक्वेशन थर्ड मान लो, और उसके बाद टोटल निकाल लेते हैं। तो अतः अब ये पूरा पृष्ठ लेते हैं, संपूर्ण, इस पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ भी नाम दिया जाता है। तो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए, वैद्युत फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी भी मैंने बताया आपको, और स्केलर के लिए हम लोग समाकलन का चिन्ह ले लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल है पृष्ठीय समाकलन। और ये देखिए डी फाई, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट अप करो तो आ जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं ई डी एस कॉस थीटा। उसके बाद आप देखिए कि जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है इक्वेशन सेकंड से, उसको आप पुट अप करिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये, और इंटू क्यू बाई जो है ये आर स्क्वायर, और उसके बाद आपका ये डी एस और ये कॉस थीटा। ये कहाँ से हुआ आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन
ये आपका है इक्वेशन सेकंड। ये देखिए, अब यहाँ से आप थोड़ा सा और जो है इसे आगे लीजिए। यहाँ से हम थोड़ा सा वापस लौट लेते हैं हल्का सा, और ऊपर आप थोड़ा सा नजर डालिएगा। यहाँ पर मैं आपको उसको दिखाता हूँ जो बचा हुआ पोर्शन है, यहाँ आप चेक कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो जरा देखिए, इसको आगे हम लेते हैं। तो ये फाइव इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये इसमें कांस्टेंट आप बाहर जो है ले लीजिए। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट का ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर जो है रखना है। तो ये q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मैंने ये ले लिया बाहर। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास बचा ऊपर कितना, ds cos थीटा बाई ये आर स्क्वायर। और जरा देखिए कौन कौन सी चीजें बची हुई हैं, और सारी चीजें बाहर हो गई। और ये बताओ, ये जो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर है, इसको मैंने पहले ही निकाल रखा है। तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, आपको याद होगा ये डी ओमेगा कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, शुरुआत ही में हम लोगों ने ले लिया था। और ये याद रखिएगा, जो ये टोटल सॉलिड एंगल होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन। ये आप ध्यान रखिएगा, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। घनकोण का जो यूनिट है, मात्रक है, वो स्टेरेडियन होता है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हुआ आपका। और देखिए जरा, ये टोटल जो घनकोण आपका बना हुआ है, ये 4 पाई आया है, ये मैंने लिखा। 4 पाई से 4 पाई आप कैंसिल कर लीजिए, तो आप देखो ये आ गया q अपान एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है जो हमने कंसीडर किया था, वो नेट आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के गुना है, जहां एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और के जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, और क्यू जो है वो उपस्थित नेट आवेश है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्यू वही आवेश लिया जाता है जो पृष्ठ के अंदर उपस्थित है, ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। इसमें एक दो चीजें मैं आपको नोटेशन में बताए दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नोट में ऐसे ओरल आपको बताता हूँ। पहली चीज ये है कि इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर अगर हम कोई भी किसी प्रकार का अगर डायपोल पुटअप कर दें, तो डायपोल रखेंगे, ये देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, आप देख सकते हो। तो बस टोटल चार्ज जो है वो आपका 0 हो जाएगा, और टोटल चार्ज 0 होगा तो टोटल चार्ज 0 होने पर फ्लक्स भी जो है 0 हो जाएगा। तो डायपोल चाहे 1 रखिए चाहे जितने रखिए, टोटल वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये गॉस थ्योरम जो है फिनिशिंग, और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन अब हम लोगों को पढ़ना है। इसको आप लगातार वीडियो को जो है देखते रहें, और लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।